मेरे दोस्तों, ये फोटो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको मोदी जी जो दिख रहे हैं, साथ में उनके एक और आदमी है। ये कौन है? ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। एंड ये क्यों मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। इस वक्त इंडिया अपनी सरकारी एजेंसीज के थ्रू इंडोनेशिया से आने वाले स्टेनलेस स्टील के जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रहा है, या फिर कुछ न्यूज रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है। लेकिन ठीक सेम टाइम पे हमारे मोदी जी अभी गए इंडोनेशिया एंड वहां पे एक बड़ी डील अनाउंस करी, मतलब एमओयू साइन हुआ, जिसमें कहा गया कि इंडिया की सबसे बड़ी सरकारी स्टील कंपनी जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, वो इंडोनेशिया के अंदर जाकर के एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करेगी जिसमें उसका पार्टनर होगा इंडोनेशिया सरकार की एक स्टील वाली कंपनी, और ये दोनों मिलकर के वहां पे एक स्टेनलेस स्टील का प्लांट लगाएंगे। अब जरा रुको, एक बार जरा सोच के देखो। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडोनेशिया का माल इंडिया में मत आने दो, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि इंडोनेशिया चलते वहां पे एक फैक्ट्री लगाते हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको? ये एक्चुअली इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लू है, और अगर आप इस क्लू को पकड़ लोगे तो आपको वो बात समझ आएगी जो कि 95% लोग जो ये न्यूज पढ़ रहे हैं वो शायद मिस कर रहे हैं। तो यहीं पे आता है असली सवाल। इंडिया इंडोनेशिया के स्टील से लड़ भी रहा है और इंडोनेशिया के साथ स्टील बनाना भी चाह रहा है, ऐसा क्यों? चलो शुरू से जरा समझते हैं। 7 जुलाई 2026 को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जकार्ता गए तो हमारी सरकारी कंपनी सेल ने वहां की सरकारी कंपनी पीटी क्राकताऊ के साथ एक एमओयू साइन किया। क्राकताऊ स्टील ये इंडोनेशिया की एक सरकारी स्टील कंपनी है जिसका बड़ा हिस्सा लगभग 80% वहां की गवर्नमेंट के पास है। प्लान ये है कि इंडोनेशिया में एक 500 किलोटन का स्टेनलेस स्टील का स्लैब प्लांट लगाएंगे। अब एक कन्फेशन है मेरी तरफ से, इस पूरी कहानी को ठीक रूप से समझने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी थी, क्योंकि ऊपर से देखो तो ये नॉर्मल सी बिजनेस न्यूज लगती है, दो कंपनीज, एक जॉइंट वेंचर, डन, खत्म कहानी। लेकिन अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ो, थोड़ा सा ट्रेड डेटा को देखो, तो एक पैटर्न इसमें छुपा हुआ है जो कहीं ना कहीं इजीली दिखता नहीं है। और वो पैटर्न समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि स्टेनलेस स्टील बनता कैसे है। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, ये एक एलॉय होता है, मतलब एक प्योर मेटल नहीं है। ये 2-3 चीजों को साथ में मिला करके एक कमाल का नया स्टील बनाया जाता है। इसमें सबसे जरूरी और सबसे महंगा इंग्रेडिएंट होता है निकल, वो चीज जो कि स्टील को स्टेनलेस बनाती है, मतलब वो चमक जो कि रस्ट ना हो। अब यहां जरा कुछ चिटफंड वगैरह की बात कर लेते हैं। आप बोलोगे चिटफंड, अरे ये कहां आ गए हम एकदम से? सब समझाता हूं, डिटेल में सुनो। चिटफंड में पावर उसके पास होती है जो कि पैसे को कंट्रोल करता है, और वैसे ही स्टेनलेस स्टील की दुनिया में देखो तो पैसा जो होता है ना वो निकल है, और कंट्रोल उसके पास है जो कि निकल की सप्लाई को, उसके प्राइस को कंट्रोल करता है। और वो जो कंट्रोल है वो आखिर है किसके हाथ में? इंडोनेशिया के हाथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जो निकल है वो इंडोनेशिया में है। लगभग 50% ग्लोबल प्रोडक्शन इंडोनेशिया में होता है। फिर आता है फिलीपींस दूसरे नंबर पे, जिसका शेयर लगभग 10% के आसपास है। समझ रहे हो? 50%, और फिर अगले के पास खाली 10%। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, जो हम थोड़ी देर में पूरी तरह से खोल के यहाँ रख देंगे। क्योंकि इंडोनेशिया की सरकार ने एक ऐसा काम किया जो बहुत कम देश करने की हिम्मत रखते हैं। 2020 में इंडोनेशिया ने साफ साफ बोल दिया कि यार जो निकल का ओर होता है ना, वो बेचना सख्त बंद कर रहे हैं हम लोग। मतलब अगर तुम्हें हमारा निकल चाहिए तो तुम्हें हमारी जमीन पर ही एक फैक्ट्री लगा करके उसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा। और इसको उन्होंने बुलाया डाउन स्ट्रीमिंग की पॉलिसी। सिंपल भाषा में, कच्चा माल घर से बाहर मत जाने दो, पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन यहीं पे करो। अब यहीं पे वो नंबर आता है जिसे सुन के आपको यकीन नहीं होगा। जो रॉ निकल का ओर होता है उसे जमीन से जब निकाला जाता है उसकी कीमत होती है लगभग $60 पर टन। पर वही निकल जब प्रोसेस हो जाता है, उससे निकल का मैट बना दिया जाता है, उसकी कीमत बढ़ के हो जाती है लगभग $14,600 पर टन। एक बार फिर से सुन लो, जमीन से निकला $60 पर टन, थोड़ा प्रोसेस किया $14,600। मैं जानता हूं आपको भी वही लग रहा है ना मेरी तरह कि यार ये तो छोटा सा फर्क है, बस 240 गुने का। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि इंडोनेशिया ने यहाँ पे क्या किया? उन्होंने कहा हमें ये 240 गुना का जो पूरा मुनाफा है ना, अपने देश के अंदर चाहिए, बाहर नहीं जाने देंगे हम। और ये पॉलिसी काम करने लग गई। बैन लगाने के सिर्फ 2 साल के अंदर इंडोनेशिया का निकल एक्सपोर्ट $3 बिलियन से बढ़कर के $30 बिलियन हो गया। 2 साल के अंदर 10 गुना। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, इंडोनेशिया दुनिया का लगभग 50% ऑफ द निकल कंट्रोल करता है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर आप अनऑथराइज माइनिंग को भी इंक्लूड कर लें, ये नंबर आपका 62% के आसपास जाता है। एंड अभी जो हमारे साल चल रहा है 2026, उसके एंड तक ये नंबर 70% तक जा सकता है, जिस लेवल पे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। अब ये बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि यही इस पूरी वीडियो का पूरा दिल है। जब आप दुनिया का 62% निकल कंट्रोल कर रहे हो, और निकल स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट है, तो बॉस सिर्फ निकल कंट्रोल नहीं कर रहे हो आप पूरी दुनिया की स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्री की लागत यानी कि कॉस्ट, उसको कंट्रोल कर रहे हो। अब समझ में आ रहा है आपको गेम क्या है? यही कारण है जिसकी वजह से इंडोनेशिया में बनाया गया स्टेनलेस स्टील दुनिया का सबसे सस्ता स्टेनलेस स्टील हो सकता है। और इसीलिए होता है कि जब भी स्टेनलेस स्टील के रेट गिरते हैं, बाकी सारे देशों में
बॉस प्लेयर्स एकदम कांपने लग जाते कि यार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, ये करो वो करो। लेकिन इंडोनेशिया की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो आराम से चलती रहती हैं, क्योंकि भाई उनका रॉ मटेरियल तो उनके घर में ही है, उनको कॉस्ट का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। रादर जब कॉस्ट बढ़ रहा है निकल का, तो यार इनका तो और फायदा हो रहा है। और यही है वो विलन जिसे आज तक किसी ने नाम नहीं दिया है, इंडोनेशिया का कॉस्ट कर्व। एक ऐसी स्ट्रक्चरल ताकत जो कि हर उस इंडियन कंपनी को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है, जो कि अपने निकल को बाहर से लाती है और ग्लोबल प्राइस पे खरीदती है। तो अब वापस आते हैं उस शुरुआती कॉन्ट्रडिक्शन पे। याद है, इंडिया इंडोनेशिया के स्टील पे ड्यूटी भी लगा रहा है और साथ में इंडोनेशिया में ही एक प्लांट भी लगाने की बात कर रहा है। अब वो दोनों चीजें एक साथ जोड़ के देखो। ड्यूटी लगाना ये एक डिफेंसिव एक्ट है, बॉर्डर पे रोक लगाई जा रही है ताकि वहां का जो सस्ता माल है वो हमारी इंडियन फैक्ट्रीज को डैमेज ना करे। और इंडोनेशिया में प्लांट लगाने की जो बात हो रही है ये एक ऑफेंसिव एक्ट है। ये हम चुपचाप एक तरह से बात मान रहे हैं कि यार अगर इंडोनेशिया के कॉस्ट कर्व को हम हरा नहीं सकते हैं तो उस कॉस्ट कर्व का हिस्सा बन जाओ, यही सही तरीका है। एंड जस्ट टू बी वेरी वेरी क्लियर, ये सिर्फ सरकार की सेल नहीं कर रही है, रादर सेल तो लेट टू द पार्टी है। इंडिया की जो सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील बनाने वाली कंपनी है जिंदल स्टेनलेस, वो लोग पहले ही यही चीज कर चुके हैं। उन्होंने इंडोनेशिया में 1.2 मिलियन टन का मेल्ट शॉप बनाया मार्च 2026 में, यानी इसी साल ये शुरू भी हो चुकी है, स्केड्यूल से भी पहले। और इसी के साथ उनकी टोटल जो मेल्टिंग कैपेसिटी है वो FY27 के एंड तक 4.2 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। तो अब एक पैटर्न आपको साफ साफ दिखना शुरू हो गया होगा। इंडिया के बड़े खिलाड़ी एक तरफ घर में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अपना रॉ मटेरियल इंडोनेशिया के सोर्स पे सिक्योर कर रहे हैं। और ये सब कुछ एक सोचा समझा खेल है, एक दो तरफ का दाव है। एक मिनट के लिए जरा रुको और इसका मतलब समझने की कोशिश करो, क्योंकि असली सवाल अब ये नहीं है कि कौन इंडोनेशिया जा रहा है, असली सवाल ये है कि इस सब का अंजाम क्या होगा इंडिया के लिए। और यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकल के आते हैं। जरा ग्राउंड की हकीकत को देखते हैं। आज के दिन जब आप इंडिया की स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री को देखते हैं, वो लगभग अपनी 60% कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब फैक्ट्री जितनी भी लगी है उसका 40% आज के दिन खाली बैठी है, उसका यूज नहीं हो रहा है। और इस 60% के ऊपर अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आ रहा है, जिंदल अपनी कैपेसिटी और बढ़ा रहा है, श्याम मेटालिक्स नाम से कंपनी है वो भी अपना एक्सपेंशन कर रही है। तो पहला डर यहीं पे आता है, ओवर सप्लाई का। अगर डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ी तो ये सारी की सारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और ज्यादा नीचे ले जाएगी। और जब फैक्ट्री खाली चलती है ना, तो बॉस हर टन और ज्यादा महंगा बनता है, पूरी इंडस्ट्री का मार्जिन दबने लग जाता है। अब कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे या फिर वो खाली इतना कहेंगे कि यार जयंत, डिमांड आ जाएगी, ओवर सप्लाई की ऐसी बात नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो, इंडिया बढ़ता हुआ देश है। कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है, क्योंकि दूसरा रास्ता जो है वो इसका बिल्कुल उल्टा बनता है। देखो, इंडिया की जो स्टेनलेस स्टील की डिमांड है वो पिछले कुछ सालों से 7 to 8% पर ईयर बढ़ते आ रही है। पर कैपिटा कंजम्पशन FY21 के अंदर 2.5 kg थी, जो कि FY25 में 3.4 kg हो चुकी थी। अब दुनिया का एवरेज भी आप देखोगे तो लगभग 6 kg के ऊपर होता है। मतलब इंडिया के पास अभी भी बहुत लंबा ग्रोथ रनवे बचा हुआ है। मीनवाइल दूसरा रास्ता यह आता है कि बॉस हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हम एक्सपोर्ट के पावर हाउस बन जाते हैं। अगर इंडियन कंपनीज अपना निकल इंडोनेशिया से सस्ते रेट पे सिक्योर कर लेती हैं और घर में भी बड़े पैमाने पे बनाती हैं, तो ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी जिसको मैं ओवर सप्लाई कह रहा हूं, शायद वो उतनी ओवर सप्लाई का कंसर्न ही ना बने, बल्कि दुनिया के लिए एक्सपोर्ट का हथियार बन सकती है वो। और ये दोनों रास्ते एक ही चीज पे टिके हैं, निकल की प्राइस क्या होती है, निकल का कॉस्ट क्या होता है। यही वो कड़ी है जो कि सब कुछ जोड़ के बैठी है। जिससे सस्ता निकल मिलेगा वो ओवर सप्लाई के दौर में भी जिंदा रहेगा, शायद थ्राइव भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा और पूरे मार्केट को कैप्चर भी करेगा। मीनवाइल जिससे महंगा निकल मिलेगा, वो जो 60% यूटिलाइजेशन का नंबर आपको बताया ना, वो उससे भी ज्यादा बुरे हालत पे जा सकता है एंड कहीं ना कहीं हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी उसके लिए। तो दोस्तों, अब मैं वापस आपसे पूछता हूं, याद है शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था कि इंडिया इंडोनेशिया से लड़ भी रहा है और हाथ भी मिला रहा है, ऐसा क्यों? अब जवाब बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये लड़ाई स्टील की नहीं है, ये लड़ाई निकल की है। फैक्ट्री तो फ्रैंकली कोई भी लगा सकता है जिसके पास पैसा लगाने की कैपेसिटी है। असली ताकत उस मिट्टी में है जिसमें निकल दबा हुआ है। और इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि जब आपको ये पैटर्न एक बार साफ साफ दिखने लग जाता है ना, तो आप हर न्यूज को अलग नजर से पढ़ना शुरू कर देते हो। आप सेल ने इंडोनेशिया में प्लांट लगाया ऐसा नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ते हो इंडिया ने निकल के सोर्स पर अपना झंडा गाड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया। ये फर्क है आम न्यूज पढ़ने में और असली खेल को समझने में। अब इस कहानी का एक और एंगल है जो कि इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। इंडोनेशिया का ये जो निकल है, ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील के लिए जरूरी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज बनाने में भी जम के काम आता है। इनफैक्ट शायद और भी ज्यादा काम आता है। मतलब जो देश निकल को कंट्रोल करता है वो सिर्फ स्टेनलेस स्टील को नहीं, वो फ्यूचर की गाड़ियों की चाबी को भी भैया अपने हाथ में रख सकता है। और हमारा इंडिया उस खेल में कहां खड़ा है, उस पे एक डिटेल डीप डाइव बनाने का मेरा बड़ा मन है। अगर आप भी वो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दो कि भाई ले गए आओ, और मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी आपके पास लेके आऊंगा। मीनवाइल अभी के लिए ये वाला वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा है आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा।
आप देख रहे हैं ग्रो एज। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आपसे जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना।